NEET UGC NET 2021 Mission JRF. Hello guys, welcome to my channel Tutorials by Shweta. I am Shweta and मैंने मेरा JRF कॉमर्स से क्वालिफाई किया है। जैसे कि हमने पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू करी थी, ये उसका पार्ट 9 है। अगर आपने पहले 8 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखिए। आज हम करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूटिलिटी के दो लॉ हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने लास्ट लेक्चर में पूरा कर लिया था। आज हम करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को सेकंड लॉ ऑफ गॉसिन भी बोला जाता है। हम सेकंड लॉ क्यों बोला जाता है? क्योंकि गॉसिन्स का फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, यह गॉसिन का सेकंड लॉ था, तो इसलिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को सेकंड लॉ ऑफ गॉसिन भी बोला जाता है। लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के 3 नाम और हैं। अब देखते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में कैसे अपनी इनकम को स्पेंड करे डिफरेंट गुड्स पे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दिस लॉ पॉइंट्स आउट how a consumer can get maximum satisfaction out of his given expenditure on different goods, कि कैसे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले अपने गिवन एक्सपेंडिचर को स्पेंड करते हुए डिफरेंट गुड्स पर। मीनिंग, द लॉ स्टेट्स दैट in order to get maximum satisfaction, a consumer should spend his limited income on different commodities in such a way that the last rupee spent on each commodity yields him equal marginal utility. ये लो ये बोलता है कि एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए कंज्यूमर को अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट कॉमोडिटीज़ पर इस वे में स्पेंड करना चाहिए कि लास्ट रुपी जो स्पेंड कर रहा है वो हर एक कॉमोडिटी पे उससे मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो। जैसे अगर कंज्यूमर एप्पल्स पे और ऑरेंज पे इन दो के ऊपर अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है, तो वो ऐसे स्पेंड करे एप्पल और ऑरेंज पे कि दोनों से जो यूटिलिटी मिले, लास्ट रुपी जो स्पेंड करेगा दोनों से मार्जिनल यूटिलिटी उसे सेम मिले। अब ये भी हो सकता है कि 5 रुपये स्पेंड करके एप्पल से जो यूटिलिटी मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी, वही 3 रुपये स्पेंड करके ऑरेंज पर उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही हो, तो वो उसका कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्मेल्सन, अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन when the ratio of marginal utilities of all commodities and their price is equal. स्मेल्सन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को तब होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इनका रेशो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 कॉमोडिटीज़ हैं, कॉमोडिटी एक्स वाई जेड, तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड अपॉन में प्राइस ऑफ जेड। जब ये तीनों इक्वल होंगे उस पॉइंट पे कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। अब एक केस इसका हो रहा है कि अगर इन तीनों के प्राइस सेम है, पी एक्स पी वाई और पी जेड, अगर प्राइस तीनों कॉमोडिटीज के सेम है तो कब सेटिस्फेक्शन होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड, क्योंकि प्राइस तीनों के सेम है। अब देखते हैं इसकी अजम्पशंस। सबसे पहले कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भी यही बोलता है कि यूटिलिटी को कार्डिनल मेजरमेंट ही करना है। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब नंबर में करना, कि इससे 10 यूटिल्स मिल रही हैं, 12 यूटिल्स मिल रही हैं, तो दिस इज कार्डिनल मेजरमेंट। रेशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट, जैसे अभी मैंने पीछे केस भी बताया था कि जब प्राइस
अगर तीनों के सेम है तो कब उनका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा? वही केस है कि प्राइस जो होंगे कमोडिटीज़ के वो कांस्टेंट रहने चाहिए। खैर ये तो कांस्टेंट था, और जो पीछे बात करी थी वो सेम प्राइस की बात करी थी। Commodity is divisible into small units. It means that the consumer can spend his income in small units of money, say 1 रुपीज़। मतलब कॉमोडिटीज़ जो है उनको हम स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर सके, कि जिसमें हम स्पेंड कर सके। हमने पहले 1 रुपया लगाया तो कितनी मिल रही है यूटिलिटी, 2 रुपये लगाए तो कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो कॉमोडिटी डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तो थी इसकी अजम्पशंस। अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। अब मान लो कि एक पर्सन है, उसकी इनकम जो है वो है 5 रुपये। अब लो ये बोलता है कि अपनी इनकम को ऐसे स्पेंड करो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ पे कि उनसे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, लास्ट रुपी जो स्पेंड करी है उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो दोनों की सेम होनी चाहिए, यही बोलता है लो। तो अब इसको एक एग्जाम्पल लेके फिर समझते हैं। मानते हैं कि कंज्यूमर की इनकम है वो 5 रुपीज़ है। अब कंज्यूमर अपनी इनकम को 2 गुड्स पे स्पेंड कर रहा है, मैंगोज और मिल्क। प्राइस दोनों के, मैंगो का भी और मिल्क का भी, दोनों के ₹1 है। मैंगो ₹1 पर केजी एंड मिल्क ₹1 पर लीटर। ओके, अब देखते हैं 5 रुपये स्पेंड करने हैं। तो जब कंज्यूमर 1 रुपये कंज्यूमर ने लगाए मैंगो पर और 1 ही रुपये कंज्यूमर ने लगाए मिल्क पर, तो कितनी मिल रही है? 1 रुपये मैंगो पे लगाया तो कंज्यूमर को मिल रही है 12 यूटिल्स, और जब मिल्क पर लगाया तब मिल रही है 10 यूटिल्स। फर्स्ट पॉइंट, अभी उनकी इनकम कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि 5 रुपये हैं, अभी उसने सिर्फ 2 रुपये लगाए हैं, 1 रुपये मैंगो पर 1 रुपये मिल्क पर, और मार्जिनल यूटिलिटी भी दोनों की सेम नहीं आई। तो आगे बढ़ते हैं। अब कंज्यूमर ने क्या किया, 2 रुपये लगा दिए मैंगो पर और 2 रुपये ही लगा दिए मान लो मिल्क पर। अब क्या हुआ, अभी भी पहले तो उसकी इनकम ही पूरी नहीं हुई। 5 रुपये स्पेंड करने थे तो अभी तो 2 अगर इस पे लगाए, 2 ही मिल्क पर लगाए तो 4 ही रुपये स्पेंड हुए, और मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम नहीं आई। और अगर ऐसे देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट रुपी की सेम होनी चाहिए, तो 10 तो यहाँ पर आ गया, और ऊपर भी तो 10 आया था जब 1 रुपी स्पेंड किए थे, तो सेम होगी। तो बोलने को यूं भी बोल सकते हैं कि अब मैंगो पे अगर 2 रुपये स्पेंड करें और 1 रुपये मिल्क पर स्पेंड करें तो सेम आ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी तो सेम है, लेकिन अभी इनकम तो पूरी नहीं हुई। इनकम तो सिर्फ 3 ही रुपये स्पेंड हुए, कंज्यूमर के पास 5 रुपये हैं, तो कंज्यूमर और स्पेंड करेगा। कंज्यूमर बढ़ा आगे। अब कंज्यूमर ने 3 रुपये स्पेंड करे मैंगो पर, और अगर 3 ही रुपये स्पेंड करे मिल्क पर, कर नहीं सकता, क्योंकि 3 रुपये मिल्क पर 3 रुपये मैंगो पर 6 हो गए, इतनी उसकी इनकम ही नहीं है। और हमें तो ये देखना है कि दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी सेम कब आई, मैंगो की 8 और मिल्क की ऊपर 8 आई। अब जब कंज्यूमर 3 रुपये स्पेंड कर रहा है मैंगो पर और 2 रुपये स्पेंड कर रहा है मिल्क पर, तो इससे उसकी इनकम भी पूरी हो गई 5 रुपये, और मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट रुपी स्पेंड जो की है मार्जिनल यूटिलिटी उससे सेम भी आ गई, 8 तो मार्जिनल यूटिलिटी सेम, इनकम होगी पूरी। ये हो गया कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर अब कैसे स्पेंड करेगा, कंज्यूमर मैंगो के ऊपर 3 रुपये स्पेंड करेगा और मिल्क के ऊपर 2 रुपये स्पेंड करेगा। अब आगे अगर ये देखते हैं कि कंज्यूमर, ये तो 3 रुपये कंज्यूमर ने मैंगो पे स्पेंड किए, 2 रुपये मिल्क पे स्पेंड किए। अब यूं भी तो हो सकता है कि कंज्यूमर मैंगो के ऊपर 4 रुपये करे और मिल्क के ऊपर 1 रुपये करे, वो भी करके देख लेते हैं। जब कंज्यूमर ने 4 रुपये स्पेंड करे मैंगो पर तो उसको मिल रही है 6 यूटिल्स। अब 4 कर लिए तो 2 ही बच, 4 कर लिए तो 1 ही बचता है, 1 रुपये स्पेंड कर ही नहीं सकता। मार्जिनल यूटिलिटी सेम चाहिए। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 आ रही है, तो यूँ तो सेम है, मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की सेम आ रही है लास्ट रुपी स्पेंड करने की, लेकिन इतनी इनकम तो नहीं है। 6 का मतलब तो ये है 6 यूटिल्स का, कि मैंगो पर कंज्यूमर 4 रुपये स्पेंड करे और 3 रुपये स्पेंड करे मिल्क पर, बट ये तो 7 हो गए और इतनी कंज्यूमर की इनकम ही नहीं है। तो इसलिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट कंज्यूमर का क्या होगा, ये वाला, 3 रुपये मैंगो पर और 2 रुपये मिल्क पर। ओके, कर्व में देखें
तो मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए दोनों की। ये मैंगो का है और ये मिल्क का है। एक सेकेंड। हम्म ये मैंगो का है और ये मिल्क का है। ये मैंगो का कर्व बन गया, ये मिल्क का कर्व बन गया। अब सेम कहाँ पर आ रही है? इस पॉइंट पर दोनों की सेम है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके। अब यूटिलिटी मैंगो से टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही थी? जब देखा था कि 3 रुपए स्पेंड कर रहे हैं मैंगो पर, तो 3 रुपए से कितनी यूटिलिटी मिल रही थी? 12 + 10 + 8, 30 यूटिल्स मिल रही थी मैंगो से। ये देखो, 30 यूटिल्स मिल रही थी मैंगो से। यहाँ तक स्पेंड करें, 1 रुपये स्पेंड करें 12, दूसरे एक और रुपये स्पेंड कर दिया तो 10 और मिल गई, 1 रुपये और स्पेंड कर दिए तो 8 और मिल गई। तो टोटल यूटिल्स कितने हुए? यूटिलिटी टोटल कितनी मिली? तो कितनी मिली? 30 यूटिल्स मिले मैंगो से। ऐसे ही अगर मिल्क का देखें तो मिल्क से टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 18। और कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 48। 30 + 18 48। 48 यूटिल्स कंज्यूमर को टोटल यूटिलिटी मिल रही है। और अगर कोई और भी केस अगर करके देखें तो वहां पर बेशक मार्जिनल यूटिलिटी सेम आ जाएगी दोनों से, लास्ट रुपी स्पेंड करने की मार्जिनल यूटिलिटी सेम होगी, लेकिन टोटल यूटिलिटी जो आएगी वो 48 यूटिल से कम ही आएगी। लेकिन कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट कंज्यूमर का यही होगा, 3 रुपए मैंगो पर और 2 रुपए मिल्क पर। In case the consumer spend his income in any another manner, then he will get less total utility. कंज्यूमर अगर किसी और वे में अपनी इनकम को स्पेंड करेगा तो उसको टोटल यूटिलिटी कम ही मिलेगी। सो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि कंज्यूमर को अपनी लिमिटेड इनकम को इस वे में स्पेंड करना चाहिए कि लास्ट रुपी जो वो स्पेंड कर रहे हैं डिफरेंट कॉमोडिटीज पर, उससे मार्जिनल यूटिलिटी सेम मिले। उस पॉइंट पर कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। अब देखते हैं इस लॉ की क्रिटिसिज्म्स, मतलब कमियां। कंज्यूमर आर नॉट फुली रेशनल। कंज्यूमर फुली रेशनल नहीं होते। कभी कभी अजम्पशन में पड़ा था कि कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि हर एक कंज्यूमर ही रेशनल हो। कभी कभी कंज्यूमर ऐसी चीजें भी परचेज कर लेते हैं जो उनके किसी काम की नहीं है, जिनसे उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, क्या उनको थोड़ा भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उससे, बट फिर भी कंज्यूमर उसको परचेज कर लेता है। तो कंज्यूमर रेशनल नहीं, फुली रेशनल नहीं होते। कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब किसी भी कमोडिटीज को कंज्यूम करके कितनी यूटिलिटी मिली उसको नंबर में एक्सप्रेस करना कि 10 यूटिल्स मिली, 12 यूटिल्स मिली, तो नंबर में उसको एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता। कांस्टेंट इनकम एंड प्राइस। अब लो ये मानता है कि कंज्यूमर की इनकम भी और कमोडिटी के प्राइस भी कांस्टेंट रहेंगे, बट ऐसा रियल में पॉसिबल होता ही नहीं है। इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। अजम्पशन ये थी कि गुड्स डिविजिबल होने चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते। इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन, कस्टम्स एंड हैबिट्स। कंज्यूमर फैशन, कस्टम और हैबिट से इन्फ्लुएंस होता ही है, जिससे उसका जो भी कमोडिटी वो परचेज कर रहा है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है, उस फैशन, हैबिट, कस्टम्स का। एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट। अब इस लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, कंज्यूमर अगर कोई भी चीज़ खरीदेगा तो प्रैक्टिकली कंज्यूमर ये तो नहीं करके देखेगा कि मैंने उसके ऊपर 1 रुपये स्पेंड करे थे तब मुझे उससे इतनी यूटिल्स मिल रही थी, अगर मैं 1 रुपये और स्पेंड करता हूँ तो इतनी यूटिल्स मिल रही है, वही अगर दूसरी कॉमोडिटी पर इतने स्पेंड कर रहा हूँ तो इतनी मिल रही है। तो उसको टोटल ऐड करके देखना, फिर ये देखना कि अगर मैं किसी और वे में स्पेंड करता हूँ तो कहीं कुछ ज़्यादा तो यूटिलिटी नहीं मिल रही। प्रैक्टिकली कंज्यूमर ऐसा थोड़ी करेगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस लॉ की पॉसिबल नहीं होती। शॉर्टेज ऑफ गुड्स। अब कभी कभी ऐसे होता है कि गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है। कभी कभी क्यों होता है कि गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है। अगर गुड्स
कोई गुड ऐसा है जिसे यूटिलिटी तो बहुत मिल रही है लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो कंज्यूमर अवेलेबल नहीं है तो कंज्यूमर ऐसा कोई और प्रोडक्ट खरीदेगा जिससे उसको यूटिलिटी कम मिल रही है बट वो फिर भी खरीदेगा। जैसे अगर कुकिंग गैस अवेलेबल नहीं है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कैरोसिन ऑयल यूज करेगा। ओके। इनडेफिनेट बजट पीरियड, एक और लिमिटेशन इस लॉ की ये है कि बजट पीरियड कंज्यूमर का वो डेफिनेट नहीं होता। बजट पीरियड का मतलब है कि वो पीरियड जिसके अंदर कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के अंदर। जैसे लगा लो 1 महीना, 1 साल, ये कंज्यूमर का कोई डेफिनेट नहीं होता। अब कंज्यूमर अगर कोई टीवी सेट लेने जा रहा है, रेफ्रिजरेटर लेने जा रहा है, तो वो अपने एक ही बजट पीरियड में अगर ले रहा है तो वैसे कंटिन्यू तो हर एक बजट पीरियड में तो नहीं लेगा ना। यूं थोड़ी कंज्यूमर हर महीने में टीवी लेने लग गया, फिर देखेगा कि पहले जो खरीदा था टीवी उससे यूटिलिटी इतनी मिल रही थी, अब जो खरीदा उससे इतनी मिल रही है, तो ऐसा नहीं होता। चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, लो ये मानता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी बट ऐसा नहीं होता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं वो दो गुड्स जो आपस में साथ साथ चलते हैं, तो ये लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जो कि फिक्स प्रोपोर्शन में यूज होंगे। अगर एक की खरीदी, एक की अगर मार्केट में डिमांड कम हो रही है तो दूसरे की अपने आप ही मार्केट में डिमांड कम होगी, तो ये गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर नहीं लगता। सो दिस इज अबाउट द क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ, और यहाँ पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी खत्म होता है। एक बार फिर से बताती हूँ, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए अपने लिमिटेड इनकम को ऐसे स्पेंड करे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पर कि उससे लास्ट रुपी जो स्पेंड कर रहा है कंज्यूमर उससे मार्जिनल यूटिलिटी सेम मिले। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और यहाँ पर लॉ ऑफ यूटिलिटी जो दो लॉ थे वो दोनों ओवर हो चुके हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।